तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क डिस्कशन अल्टरनेटिंग करंट का। और एक वीडियो आ चुका था, ये दूसरा वीडियो है। इसमें जितना भी स्लाइड के क्वेश्चन है उसको आराम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इत्मीनान से ट्राई करने के बाद ही देखना, कोई जल्दी नहीं है। ये सब मैंने करा दिया था, एलसीआर और रेजोनेंस तो हो ही चुका है। तो अपना टारगेट क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं बचे हुए उनको करना। ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन तो हो ही चुका था, क्लास में ही हो गया है। ये भी हो गया। स्टिल डाउट रहे तो पूछ सकते हो। ये सब थ्योरी में वही स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एक आइडिया लग जाए कि कहाँ पे छोड़ा था, कौन सा डिस्कशन कैसा है। देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट को एक पेज में लिखा जा सकता है, पूरा का पूरा जितना पढ़ाया है पूरा एक पेज में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी हो गया था। तो ये क्वेश्चन आता है पहला, ये पैरेलल में है। इसमें बोला गया इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एक्सेल कितना बोला गया है 24, कैपेसिटिव कितना बोला गया 48 बोला गया है। तो पूछा है एमीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो भैया ऐसा है, अगर वोल्टेज सेम है तो रेफरेंस लाइन वोल्टेज को ही बनाते हैं। इसमें कौन सा करंट जाएगा, इसमें आई एल जाएगा। इसमें करंट कौन सा जाएगा, डायरेक्शन तो बना नहीं सकते एसी में, तो इसमें आईसी जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया है इन्होंने, एक्सेल कितना दिया है 24 ओम। ये एक्सी कितना दिया है 48 ओम। ये कितना है 240। ठीक है, इस तरीके से। अगर कुछ भी नहीं दिया तो ये आरएमएस होती है, पहले बता दे रहा है। इफ नथिंग इज गिवन, अगर इक्वेशन नहीं दी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, सिर्फ वोल्टेज दिया है, सो दैट मीन वो आरएमएस होता है बाय डिफॉल्ट। अब सिंपल सा है, रेफरेंस लाइन किसे बनाना पड़ेगा, वोल्टेज को। अब देखो यहां पे आई एल क्या आएगा, आई एल आएगा वोल्टेज अपॉन में एक्सएल 240, और एक्सएल कितना है, एक्सएल 24, तो ये 10 एम्पेयर आ गया। आईसी क्या है, अपॉन में एक्सी 240 अपॉन में 48, ये 5 एम्पेयर आ जाएगा। ऑब्वियस है, ये जो है वोल्टेज, वोल्टेज जो है इंडक्टर में लीड करता है, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसका आईएल जो है वो लैग करता है कितना, 10 एम्पेयर। आरएमएस है सारे के सारे। अगर आरएमएस वैल्यू को लेके कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट भी आरएमएस ही आएगा। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। वो कितना दिया इन्होंने, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो बचा कितना, नीचे 10 ऊपर 5, तो नेट बचा कितना, आई नेट नीचे क्या बचा बताना, आई नेट, आई नेट बचा क्या 10 माइनस 5, तो आंसर है 5 एम्पेयर। आंसर इज 5 एम्पेयर। चेक कर लेते हैं, बहुत आसान आसान से इसके क्वेश्चन होते हैं। मेन है पेशेंस रखोगे तो उसमें क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हेन एन एसी सोर्स जिसका ईएमएफ इतना है is connected across a circuit, the phase difference between the EMF E and the current is given pi by 4। ऑब्वियस है, दिख रहा है कि करंट लीड कर रहा है। करंट लीड करता है तो कैसा सर्किट होता है, देखो ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन के हिसाब से या तो आरसी है या आरएल है। अब खुद सोचो, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में, करंट किसमें लीड करता है, कैपेसिटिव में। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये बोल रहा है कि ये पूरा दे दिया गया है, इफ सर्किट कंसिस्ट ओनली आरसी और एलसी, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें आई लीड्स वी। इसका मतलब ही है, इन्होंने बोला या तो आरसी है या एलसी है, तो ऑब्वियस है आई लीड किसमें करता है, कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, है ना। इंडक्टिव कर दोगे तो वोल्टेज लीड कर जाएगा। तो ये तो पक्का है कि आरसी है, या तो ये वाला है या ये वाला है। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, आरएल तो हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि पाई बाय 4 का है, पाई बाय 4। खुद बताओ, अगर आरसी है
तो यहां आर बनता है, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर नहीं नीचे बनेगा ना, ये आर, नीचे क्या बनेगा, एक्सी बनेगा। पाई बाय 4 का ऐसा ये जेड के साथ ये बन रहा है पाई बाय 4। पाई बाय 4 बहुत ही प्यारा एंगल होता है। पाई बाय 4 का मतलब ही होता है ये और ये बराबर होते हैं। तो यहां पे अगर लिख भी दोगे कि tan पाई बाय 4 जो कि 1 होता है, वो कितना हो जाएगा, एक्सी बाय आर जो कि 1 है। तो हमें एक्सी को आर के बराबर करना है। एक्सी क्या है, एक्सी 1 अपॉन में ओमेगा सी, और ये आर। अब खुद देख लो यहाँ पे, है ना, कौन से ऑप्शन, देखो 1 तो ये तो 1 किलो ओम है, तो यहाँ से चेक कर लो, यहाँ तो स्पेस ही नहीं बचा। तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 अपॉन में आर ओमेगा। फ्रीक्वेंसी देखो 100 दी है, 100, तो कैपेसिटेंस उतना ही आना चाहिए, है ना। 1 किलो ओम तो सब में दिया है, तो ये किलो ओम का मतलब 1000 हो गया, ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁵ इसको मतलब 10 माइक्रो फेरेड लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हुआ, 10 माइक्रो फेरेड, आंसर ए आया। तो ऐसे सबसे पहले शुरू शुरू में चेक कर लो कि क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन लिमिटेड बार बार कर करके जो है इसको हमने चेक कर लिया, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया, तो अल्टरनेटिव करंट में इससे ज्यादा आता ही नहीं है कुछ। अब देखो, अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन रेजोनेंस वाले आते हैं, तो पहचानना पड़ता है ना। 90% वो कोशिश करता है कि रेजोनेंस पूछ लें, तो उसमें चेक कर लेना, तो टाइम बच जाएगा उससे। तो इसमें बोला गया है कि इन्होंने एक सर्किट दे दिया, इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे है, 4 ओम का यहां पे, और ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर यहां पे लगा दिए गए। एक्सेल बताओ कितना आया, व्हाट विल बी एक्सेल, 5 मिली, तो एक्सेल कितना आया जल्दी बताना, एक्सेल ओमेगा इंटू में एल, 2000 इंटू में 5 मिली, मिली हेनरी, तो ये 10 ओम आ गया। एक्सी भी चेक कर लो, 1 अपॉन में ओमेगा सी, ओमेगा कितना 2000, कैपेसिटेंस कितना 50 माइक्रो, 10⁻⁻⁶, तो कितना हो गया 4, ये 100, ये भी 10 आ गया। खुद सोचो, एक्सेल एक्सी जब भी बराबर होगा, एक्सेल और एक्सी जब भी बराबर आ जाएगा, वो कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंस। क्या होती है, रेजोनेंस। मतलब सर्किट में एक दूसरे को खा जाते हैं, अब एक दूसरे का रिएक्टेंस भी खा जाते हैं, वोल्टेज भी खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। तो कायदे से सर्किट में ये और ये तो खा गए एक दूसरे को, एक दूसरे का वोल्टेज भी खा चुके होंगे, ठीक है। तो इस सर्किट को हम रजिस्टिव बना सकते हैं। रेजोनेंस आते ही हम इसे क्या बना देते हैं, ये ऐसा। अब यार अब से इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, ये तो एक दूसरे को खा चुके हैं, जब खा ही चुके हैं तो साफ कर दो उन्हें। अब खुद सोचो, यहां पे इन्होंने 20 वोल्ट का पीक दिया है, पीक, और पूछा क्या गया है, एमीटर क्या रीड करेगा। इन्होंने पीक दिया है, तो आरएमएस कितना हो जाएगा इसका बताना, ये पीक है, 20 का पीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या आएगा, इसका आरएमएस वैल्यू बाई रूट टू से डिवाइड कर दो, 20/√2, तो ये कितना आएगा, 10√2 आ गया, 10√2। तो ये 10√2 का आरएमएस वैल्यू आया, वी आरएमएस, ठीक है, वी आरएमएस। अब केक कटेगा और सब में बराबर बराबर बटेगा, है ना। अब इसमें करंट निकाल लो, करंट क्या जाएगा, करंट जाएगा वी आरएमएस अपॉन में 6+4, तो कितना आ गया वी आरएमएस, मतलब कि 10√2 डिवाइड बाई 10, ये हो गया। अब इसके अक्रॉस वी की रीडिंग क्या आएगी, ये इस वी की रीडिंग, इस वी की रीडिंग क्या आएगी भाई, करंट इंटू में 4, तो कितना आ गया 4√2, कितना आंसर आता है 4√2। सामने मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग आलसी हैं, मैं आलसी हूं, तुम नहीं हो सकते, तुम लोग को बेटा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अपने अभी शार्प नहीं करोगे तो आगे तो खराब ही होंगे वो। इंटू में 1.414, तो ये कितना आ गया 5.67 होना, 5.7 होना चाहिए, लेकिन हाँ ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ये 5.6।
करंट की बात करें, करंट तो आ ही गया था हमारा 1.4, तो कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, डी है। तो ये क्वेश्चन में ज्यादातर एलसीआर में वो रेजोनेंस देने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन को इजी भी बनाएगा, कंसेप्ट भी ज्यादा पूछने की कोशिश करेगा। तो याद रखना क्वेश्चन इतने मुश्किल आते नहीं पेपर में जितना हम लोग यहाँ क्लासरूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली क्या किया, चेक किया रेजोनेंस है, रेजोनेंस किया, इनको साफ किया, प्योर आर सर्किट बनाया, बिल्कुल आराम से कर दिया। आरएमएस ही लेना, आरएमएस, पीक नहीं पूछता वो, रीडिंग हमेशा आरएमएस आती है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैपेसिटर है उसके साथ, ऑब्वियस है वो क्या बन गया, आरसी बन गया, क्योंकि बल्ब तो खुद रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब तो खुद ही रेजिस्टेंस हो गया ना, आर हो गया, और कैपेसिटर है, सी है, यहां पे सोर्स है। अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, तो यार सिंपल सा है, करंट क्या होता है, करंट V बाई जेड, और Z क्या है, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XC क्या है 1 में ओमेगा सी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे XC घटेगा, XC घटेगा तो Z घटेगा, Z घटेगा तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो क्या होगा, I बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी बढ़ेगी, तो सिंपल सा है, इंक्रीजेस आएगा, इंक्रीज आएगा, ब्राइटनेस विल इंक्रीज, है ना, करंट बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा तो नहीं है मतलब हमारे लिए, मल्टी करेक्ट तो हम लास्ट में देख लेंगे, इसको बिल्कुल आखिरी में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, इसको कोई इतनी जरूरी भी नहीं है करना, इसलिए लास्ट में डिस्कस कर देंगे, करेंगे जरूर लेकिन, है ना। तो इसके बाद क्या हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब पढ़ा दिया, ये सारा हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद पावर फैक्टर मैंने पढ़ा दिया था, पावर फैक्टर हो गया था, इसका क्वेश्चन ये भी हो गया था। फिर ये पूछा गया था कि एवरेज पावर डिलीवर्ड टू अ सीरीज एसी सर्किट इज गिवन बाय, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला याद ही हो जाता है, बताओ क्या, पावर एवरेज इज वी नॉट आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, या वी न्यू आई न्यू, या जिसको वी आर एम एस, आई आर एम एस, और ये कॉस फाई करते हैं। तो इस तरीके से आंसर ऐसे ही आ जाएगा, कितना, बी आ जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, ये मैंने बताया था कि इसमें फेज एंगल इतना दिख रहा है, तो पावर पावर एवरेज का फॉर्मूला लगा ही दो, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, कितना दिख रहा है इन दोनों में, फेज एंगल कितना दिख रहा है, पाई बाई टू, पाई बाई टू कितना होता है, कॉस पाई बाई टू, तो जीरो होता है, तो आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो पावर डिसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट विल बी कितना, जीरो। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं, उनको ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन का आंसर ना निकले, क्वेश्चन का आंसर निकले लेकिन थोड़ा सा अलग से और आसान तरीका सोच के निकले। समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा तुम लोग डर रहे होगे, लेकिन डर के साथ याद रखना जो रिमेनिंग चैप्टर है इसमें सारे बच्चे डर जाते हैं, सबकी लगी हुई थी कि डर रहे लाइन से लगे हुए डर रहे हैं, लेकिन आखिरी के चैप्टर से ही वो मेजर पार्ट पूछेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम को भी पता है कि आखिरी तक बच्चा फैल जाता है, तो आखिरी के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। इवन हो सकता है कि शायद मैं ऑप्टिक्स से पहले मॉडर्न फिजिक्स उठा दूं, क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट में होता है कोचिंगों में, एग्जाम को भी पता रहता है, उसमें बच्चा फैल जाता है, पढ़ता नहीं सही से, आखिर तक डर चुका होता है, तो मे पॉसिबल कि मैं सीक्वेंसिंग ही चेंज कर दूं। एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट, एज अ रिजल्ट करंट, फिर से अगेन फाई वही है, क्लासरूम में करा दिया था, जीरो आएगा, है ना, चलो इसको रहने देते हैं यहाँ पे। फिर यहां पे दे दिया गया है, बताओ, अब यहां पे फाई, एक ही जैसे क्वेश्चन, एक ही जैसे, ये फाई अगेन आ गया, फाई, है ना, तो बताओ क्या करें, पावर एवरेज का फॉर्मूला याद कर लो, मैं बता रहा हूं एसी को एक पेज में लिखा जा सकता है, पूरे अल्टरनेटिंग करंट को, कॉस फाई, वी नॉट कितना है 100 दिख रहा है, आई नॉट कितना है 100 है, कॉस कॉस पाई बाय 3, है ना, कॉस 60 1/2, 100 इंटू में 100, 1/2 1/2, कितना आया 25, कुछ ऐसा कुछ आ तो रहा है 2.5, अच्छा वो मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर, मतलब इसको मिली एम्पेयर कर देना, मिली एम्पेयर का मतलब 10⁻³ एम्पेयर है ना, मिली एम्पेयर, तो इसमें बस 10⁻³ लगा देना, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो,
10/4 हो गया, तो 2.5 वॉट आ गया। ठीक है, तो आंसर इज सी। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज 4 एम्पियर। पावर फैक्टर भी दिया है 1/2। 1/2 का मतलब ही होता है कि cos 1/2 हम निकाल लेंगे ना वहां से, 60 डिग्री आ जाएगा। इफ पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इतना, देन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट। ठीक है, cos 5 इन्होंने कितना दे दिया है, cos 5 1/2 है ना। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी दे दिया है, एंड पावर फैक्टर भी दिया है। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 100। तो यार इन्होंने सब कुछ तो दे दिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वी नॉट आई, अच्छा आरएमएस वैल्यू दिया है ना, वी न्यू, आई न्यू, cos 5। पावर कितना है, 100 है एवरेज पावर। आरएमएस आरएमएस वोल्टेज हमें नहीं पता। आरएमएस करंट इन्होंने दिया है, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू 4 दिया है। cos 5 1/2 दिया है। अब क्या करें, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो पीक कितनी आएगी, पीक क्या हो जाएगी, आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50√2 मतलब कि 50 इंटू में 1.4 ऐसे कर लो, लगभग लगभग 1.414, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 70 आता है, कितना, 70। पीक पूछा है ना इन्होंने, पीक, तो पीक तो 70 आएगा। ठीक है, पीक 70 आएगा। सोचो ऑप्शन में 50 भी दिया है, तुम जल्दबाजी में करो और क्वेश्चन याद रखना। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सिली मिस्टेक को बचाने का, आखिरी में क्वेश्चन में आंसर मार्क करने से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ लेना, उसमें काफी हद तक बच जाता है, काफी हद तक। फिर रेजोनेंस करा दिया है कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, ये सब बता दिया था मैंने। फिर अगेन इन्होंने वैसे उसी पे ही क्वेश्चन है। अब रेजोनेंस को अलग अलग तरीके से वो दिखा देते हैं। अच्छा, ये वायर मिसिंग था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, वायर मिसिंग था थोड़ा सा, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक है, ये 300 300 इनकी इनकी वैल्यू है। अब खुद सोचो, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का वोल्टेज जो डिफरेंस है वो बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है ये रेजोनेंस है भाई। अगर VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा, वो तभी होगा जब XL इक्वल टू XC। ये कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर। अमीटर क्या रीड करेगा वो बताओ, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर, अब देखो रेजोनेंस अगर हो गया तो इनको साफ भी कर सकते हैं हम, इनको साफ कर दो, उड़ा दो, लाइन से उड़ा दो। अगर ये रेजोनेंस में आ गए तो सिर्फ क्या रख सकते हो, सिर्फ रजिस्टर रखो, बाकी जो है उड़ा दो लाइन से। 220 आरएमएस है, ये पहले बता दे रहे हैं। अब खुद सोचो भाई, 220 है, करंट आरएमएस क्या आएगा, आरएमएस करंट क्या आएगा, अपॉन में रेजिस्टेंस, 220 डिवाइड बाय 100, 2.2 एम्पेयर, 2.2 एम्पेयर। ये तो अपना करंट आ गया। और वोल्टेज, वोल्टेज जो ये वोल्टेज यही उसका वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज क्या आएगा, वी आर इज इक्वल टू जो वी नेट है, कितना, 220 है ना। तो आंसर क्या आ गया, 220 और 2.2, आंसर सी आ गया। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो रेजोनेंस को पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में, एक्सएल एक्सी के बराबर आ जाए या इनका इनका पोटेंशियल सेम आ जाए। ठीक है, अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग a series circuit, a series LCR circuit containing a resistance of 120 ohm and angular frequency दी हुई है ओमेगा आर, है ना। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 60 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ L एंड C, ठीक है, LCR है कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम,
कुछ भी नहीं दिया है इसमें, बहुत आसान है। जो भी दिया हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ये कितना है? रेजिस्टेंस है 120 ओम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है, और इन्होंने वी आर कितना दे दिया है? वी आर, वी आर जो दिया है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 60 वोल्ट। ठीक है। और इंडक्टर के अक्रॉस कितना है? इंडक्टर के अक्रॉस वो 40 दे दिया है, इतना। ठीक है। अब क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ एल एंड सी ए से पूछा गया है। ऑब्वियस है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया मतलब कि रेजोनेंस की बात कर रहा है। ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है कि अब बताओ मुझे कि सी का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू क्या है। तो ऑब्वियस है, अगर रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में मैंने बताया है, रेजोनेंस में क्या हो जाता है? एक्सएल एक्सी को खा जाता है। अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो वीएल भी वीसी के बराबर ही हो जाएगा। तो इसको साफ कर सकते हैं, सिर्फ इसको बना दो। रेजिस्टेंस कितना? 120 ओम। कितना? वी आर कितना? 60 है ना। आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस ही बोला है ना, वोल्टेज अक्रॉस, हाँ आरएमएस है। तो अब पहले तो सबसे पहले इसको बना के करंट निकाल लो, करंट। तो करंट कितना जाएगा? करंट, इसको देख के करंट निकाल लो, तो करंट कितना जाएगा? करंट भाई जो ये होगा वही सोर्स होगा, वी नेट। तो वी नेट, वी नेट अपॉन में आर, या वही वी आर बाय आर हो जाता है। तो कितना? 60 डिवाइड बाय 120। 1/2 तो करंट आ गया, ये करंट आ गया। ठीक है। अब सारी वैल्यू निकालते हैं। वीएल क्या होता है? वीएल जो है वो होता है करंट इनटू में एक्सएल, और करंट 1/2 है, एक्सएल हमें पता नहीं है, और वीएल कितना दिया है? 40 दिया है। तो एक्सएल कितना आ गया? 80। वो कितना भाई? रेजोनेंस में तो ओमेगा आर इंटू में एल। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। तो 80 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में एल, है ना। देख लो कितना आता है। एल आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी, हेनरी में आएगा, है ना। या 20, इसको लिखा जा सकता है 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। एक तो ये आ गया। दूसरा है वीसी, वीसी और ये वीएल बराबर हो जाते हैं रेजोनेंस में, वो खुद 40 हो गया। तो आई इंटू में एक्सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में एक्सी, वो खुद 40 हो गया। तो वहां पे एक्सी कितना आ गया? वो भी 80 आ जाएगा। वो कितना? 1 अपॉन में ओमेगा आर इंटू में सी। तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में ओमेगा आर कितना दिया है? 4 इंटू 10 की पावर -3, ये 80, है ना। अभी पता नहीं क्या लिख के आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। कितना? 10 की पावर, अरे 10 की पावर 3 है ना, -3 कहाँ से हो गया? ऊपर ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर, सॉल्व कर लेना। 10 की पावर -4 तो यही हो गया। 100/, काम करो 100/32 कर दो, और 10 की पावर -6 कर देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रो फेरड वगैरह आ जाएंगे ना। तो कितना आ जाएगा? 4 8 जा 4, खा जाओ। 25/8, 25/8, 25/8 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो आंसर ए आ गया, आंसर ए आ गया। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ट्राई अच्छे क्वेश्चन करके जाना, तब जाके पेपर में हल्के क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका इसका क्या था? सबसे पहला तरीका, रेजोनेंस वाला सर्किट बनाओ, आई निकालो, आई निकाल के ये सब लगा दो, आराम से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार ये बताओ, इनमें कितना, इनमें डिफरेंस कितना दिख रहा है? बताओ, फेज, फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? 360 डिग्री का दिख रहा है। 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि सेम फेज में है। क्या है? सेम फेज में है। अब बताओ, सेम फेज में, सेम फेज में है कि नहीं है? सेम फेज में कब होता है बताना, बताओ।
सेम फेज का मतलब ही क्या होता है, अगर एक्सेल वगैरह है, अगर वो सेम फेज में आ जाए, आई और ई सेम फेज में आ जाए, और एलसीआर अगर सेम फेज में हो, तो इसका मतलब ही होता है कि वो रेजोनेंस की बात कर रहा है। रेजोनेंस में ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि रेजोनेंस में एक्सेल एक्सी को खा जाता है, सिर्फ आर बचता है। आर ही है जो वी और आई को सेम फेज में कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, रेजोनेंस आ रहा है, इसे कंक्लूड यही करना है। इंडक्टेंस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस बताया। तो यार देखो सिंपल सा है, इसमें जो आई आ रहा है वो कितना आ रहा है, ई बाय आर आ रहा है ना, क्योंकि यही होता है जेड। रेजोनेंस में क्या हो जाता है, जेड मिनिमम। जेड मिनिमम क्या होता है, जेड मिनिमम तो आर ही होता है। तो यहां से निकाल लो, 5 = 1.1 141.4 बाय आर। तो यहां से आर निकाल लेंगे, 141.4/5। ठीक है, इतना सब सॉल्व करने का मेरा मन तो नहीं है, कर लेते हैं यार, है ना। बताओ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी मन नहीं हो रहा है। 28.28 ये आ गया रेजिस्टेंस। अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस बता। रेजिस्टेंस तो आ गया हमारा, तो पहली चीज तो आ गई है, रेजिस्टेंस कितना, 28.28। दूसरा, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है इसमें रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे। ठीक है, तो एक्सएल कितना है, ओमेगा इंटू में एल, और एक्सी कितना है, 1 अपॉन में ओमेगा एल। ओमेगा एल नहीं, 1 अपॉन में ओमेगा सी। 5000 इंटू में इंडक्टेंस कितना है, 0.01 इज इक्वल्स टू 5000 इंटू में सी। कितना आ गया सी, बताओ, लेट्स सी। कितना, पॉइंट, नीचे 1 अपॉन में 5000 इंटू में 0.01, 5000। ठीक है, क्या आंसर आता है, 2 जीरो के उड़ा देना ऐसे। 1, ये 25 तो इधर कर दो, कितने जीरो बचे, तीतर के दो आगे, तीतर कितना, 10⁻⁻⁴। और ले लो 100, 10⁻⁻⁶ कर दो इसे, तो 4 आ गया। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरेड। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में इसको देख के जज करना था कि ये सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब है कि रेजोनेंस होगा, क्योंकि अगर एक्सएल एक्सी में से कुछ भी जिंदा बच जाता तो वो एंगल बना देता फाई, है ना। तो डेल्टा फाई 0 का, डेल्टा फाई 360 का मतलब ही वही है कि तुम चाहे 360 लिखो चाहे 0 डिग्री लिखो, बात तो एक ही है। भाई मेरा हाथ ऐसे सेम फेज में है और 360 घूम के जो है फेज में है, तो एक ही बात ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, हल्का हल्का सा ही बच रहा है। इन अ सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, इफ एल इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब एल को क्या कर दिए, 25% बढ़ाने का मतलब है 1.25 एल कर दिए, है ना। और सी को क्या कर दिए, 20% डिक्रीज करने का मतलब है 0.8 सी लिख दिए। अब पूछ रहा है पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हुआ करती थी, 1/√LC। अब नई वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, एल कितना हो गया है, 1.25 एल और 0.8 सी। तो देख लो ये कितना आता है, वैसे तो ये याद होना चाहिए लेकिन मैं सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूं। ये वैसे वही आएगा ना, 1.25 इंटू में 0.8, तो वही आ गया 1। इसका मतलब है क्या, वही आ गया √LC। रिमेन्स अनचेंज रहा, क्या रहा, रिमेन्स अनचेंज रहा, सेम आ गई ना, वही की वही आ गई, है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर इसके बाद वाटरलेस करंट पढ़ा दिया था। इससे पूछा गया था कि बताओ इनमें फेज एंगल कितना है। अब यहाँ पे करंट कितना दिख रहा है बताना, करंट आई इज इक्वल्स टू 1 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना दिख रहा है, 100 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। दोनों में साफ साफ दिख रहा है इनकी बनती नहीं है आपस में, है ना। तो करंट जो है वोल्टेज लीड कर रहा है, तो साफ साफ है, अगर आई ऐसे बनाओगे पूरा का पूरा ये वाटलेस ही तो है।
जब π/2 का अंतर आ रहा है तो फुल क्या है, फुल वॉटलेस, फुल वॉटलेस है, पूरा का पूरा वॉटलेस है। ठीक है, अब पूछ रहा है वॉटलेस करंट, इसमें क्या आएगा, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू। तो पीक कितना दिया है इसका, पीक देख लो, ये इसका पीक है, ये फुल तो इसका आरएमएस, आरएमएस क्या आएगा बताना, आरएमएस वैल्यू 1/√2 कर देना, आंसर बी आ गया, ऐसे ही आ गया इस तरीके से, है ना, साफ साफ दिख रहा है पूरा वॉटलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil has an inductance of 2.2 by pi and is joined in series with the resistance of 220 ohm when an alternating EMF of इतना, CPS का मतलब है साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है, जैसे ओमेगा होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो ये है सीपीएस, ये है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब पूछा गया है देन वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ आरएमएस, वॉटलेस बताना, खुद सोचो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंडक्टर का क्या हो जाएगा एक्सएल, और ये आर हो गया। ऑब्वियस है, अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो इधर रेजिस्टेंस, इधर एक्सएल जा रहा है, ये जेड हो गया। अब हमसे पूछा गया है वॉटलेस क्या आएगा, तो आराम से आ जाएगा। देखो ज्यादा टेंशन इशे मत लेना जीवन में कि एग्जाम कैसा होगा, ये वो, ट्राई करना अपना काम है। यहाँ 21 सीखने आए हो कि जीवन में पेशेंस नहीं खोना है, ये सीख गए तो आगे बहुत कुछ कर लोगे। ऐसे कितने बच्चे पढ़ाए हुए हैं जिनका एग्जाम नहीं निकला, नहीं नीट निकला, नहीं जेई निकला, और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये मैं मतलब ये रिकॉर्ड करके जो है अपने पेरेंट्स को भी सुना देना, ये प्रिपरेशन है पेशेंस बढ़ाने की, अपना पेशेंस लेवल बढ़ाने का। ये इसलिए नहीं कि नहीं नीट निकालना तो है ही, पहला ऑब्जेक्टिव तो नीट निकालना ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सीखना है। तो ऐसा मत सोचो कि 2-4 क्वेश्चन नहीं लगे तो पूरी दुनिया जो हिल जाएगी, यार इसलिए थोड़ी ना है। ये तो इंडिया का एक दुर्भाग्य है कि बच्चों को जो बिल्कुल बिल्कुल एक रेस का घोड़ा बना दिया गया है, मतलब उनको और कुछ जो है करने के लिए, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है। मतलब भाई पेरेंट भी क्या है, कोचिंग वालों को देखते हैं, आसपास के बच्चों को देखते हैं, शर्मा जी का लड़का आईआईटी में है, शर्मा जी की लड़की जो एम्स में है, वही उसी से कंपैरिजन होता है। तो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा सा समझदार बनना कि ऐसा नहीं कि एग्जाम में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बस यही है, यही लाइफ है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ट्राई करना, पूरी ताकत लगाना, ये अपना काम है। ठीक है, चलो, तो वो चीज अच्छी है, उसी को सीखना है मैं यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ ना यहाँ पे क्या आ गया, इन्होंने बोला है इस तरीके से, सब कुछ दे दिया गया, मुझे बताओ एक्सेल कितना आएगा, एक्सेल ओमेगा इंटू में एल, ओमेगा कितना दिया है 2 पाई न्यू इंटू में एल, 2 पाई न्यू कितना दिया, फ्रीक्वेंसी 50 दी हुई है, 50 साइकिल पर सेकेंड, है ना। एल कितना है 2.2 बाई पाई, पाई पाई काटो, है ना, 100 100 से मल्टीप्लाई, तो 220 ओम तो यही आ गया, 220 ओम, 220 आया कि कुछ और आया, हाँ 220 आ गया, 220 आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इन्होंने खुद ही दे दिया था खुला, कितना 220 ओम। अब बताओ खुद एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए, साफ साफ है, अगर एक्सएल भी कितना हो जाएगा, एक्सएल भी 220 हो जाएगा। जैसे एक दो बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं लग रहे, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चला, अरे ठीक है यार, है ना, फॉर्म में तो रोहित शर्मा भी खराब चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी ना कि कभी जो है वो क्या बोल दिया जाएगा, नहीं वो तो ऐसा है वैसा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, इतना मत सोचो, और सोचो लोग तो गालियां उसको भी दे रहे हैं, है ना, लोग उसको तक गालियां दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं है, बढ़िया जो है 5 रुपए की चाट खा रहे होंगे, गालियां 100 दे रहे होंगे, किसको, बड़े बड़े प्लेयरों को दे देंगे, अरे ये ऐसा है नालायक है, अरे तुम कितने लायक थे। तो लोगों के चक्कर मत रहना, लोग तो तुम अगर आईआईटी निकाल लो, नीट निकाल लो, सब कुछ निकाल लो, उसके बावजूद गाली देंगे तुम्हें, तो उसके चक्कर में रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। ये बराबर बराबर हो गए तो π/4 हो गया, π/4। जीवन में अगर खुश रहना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। अभी पूछ रहा है देन वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट पूछ रहा है। ठीक है,
अब यहां पे वॉटलेस कैसे कंपोनेंट निकालेंगे भाई? वॉटलेस कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? देखो, करंट तो आ जाएगा, ठीक है, करंट पहले निकालो। तो आई कैसे, अच्छा जेड कितना आएगा, जेड इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 220 √2। तो आई कितना आ जाएगा, आई नेट कितना आ जाएगा भाई, V/Z। वी कितना दिया इन्होंने, RMS 220 अपॉन में 220। अच्छा एंगल भी लिख देना, एंगल कितना आएगा, π/4। एंगल नहीं लिखा मैंने, तो 220 रूट और एंगल π/4 कितना हो गया, 220 उड़ा दो, 1/√2 RMS में एंगल -π/4। तो करंट लैग करता है, वोल्टेज है और करंट जो है वो लैग करता है, करंट ऐसे से लैग कर रहा है -π/4। ठीक है, अब देख लो इसका वॉटलेस करंट कौन सा आएगा इनमें से, आई साइन π/4। अब इसमें बस ये मत करना सर माइनस नहीं लेंगे क्या, माइनस दिखाने के लिए हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना सिर्फ। और ये क्या हो जाएगा, इसको रेड से दिखाओ, ये आई कॉस π/4। ये वाला किस में बहता है, रेजिस्टेंस में। ये वाला किस में बहता है, ये वाला करंट इंडक्टर में, किस में, इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है हमसे, आई साइन π/4 कितना हो जाएगा बताना, वॉटलेस करंट कितना हो जाएगा, आई साइन π/4। आई कितना दिया है आरएमएस में इन्होंने, 1/√2, और ये 1/√2, तो 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, आंसर बी आना चाहिए, आंसर इसका बी आना चाहिए, आंसर बी आ गया। ठीक है, इस तरीके से आसान आसान से आते हैं, बहुत आसान आएंगे। ठीक है, देख लो आराम से। फिर वॉटलेस करंट और क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी फैक्टर पढ़ा दिया था मैंने। चोक कॉइल, फिर चोक कॉइल पढ़ाया था। फिर चोक कॉइल वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कुछ एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, मैं बस पानी पी लेता हूं। इसमें बोला गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल दिया हुआ है, इंडक्टेंस कितना दिया है, वो दिया है 10 मिली हेनरी, है ना, 10⁻⁻² हेनरी लिख सकते हैं इसको। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस, पहला है डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स में तो इंडक्टेंस कुछ काम ही नहीं करता स्टडी स्टेट में, इसका सिर्फ क्या काम करेगा, अच्छा याद रखना, जब भी मैं डीसी सोर्स से ऐसे करने की बात करता हूं, सो दैट मीन स्टडी स्टेट की बात हो रही है, किसकी, स्टडी स्टेट की। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है, आर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। तो इन्होंने बोला है कि पावर कितना है, पावर V²/R लगाएंगे, इसमें ये नहीं देखा जाता, स्टडी स्टेट की बात होती है तो इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि एक एक चोक कॉइल जिसमें एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, जैसे ही हम इसको किस में यूज करेंगे, इसको हम डीसी में यूज करेंगे, डीसी में, तो डीसी में ये सिर्फ किसकी तरह, किसका रोल प्ले करेगा, रेजिस्टेंस का। पावर कितना दिया, V²/R, है ना, वो वहां पे कितना दिया है, तो यहां से R निकाल लो, R क्या हो जाएगा, V²/पावर। तो सबसे पहले तो इससे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में पावर दिया है 20, 5 ओम तो यही आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि जब इसे एसी सोर्स में यूज करेंगे, तो हाँ एसी में एक किसकी तरह यूज होगा, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर की तरह यूज होने वाला है ये। ठीक है, इस तरीके से। अब पावर क्या जाएगा, अब याद रखना जो पावर होता है ना, पावर, जो भी हम पावर निकालते हैं, वो जो भी आता है वो V न्यू I न्यू cos फाई, ये जो पावर आता है वो इसी से ही निकलता है, किससे, इससे, इस वाले से पावर निकलता है सिर्फ। ठीक है, या इससे इंस्टेंटेनियस पावर भी बोल सकता है। तो यहां पे पावर लॉस टू रेजिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका इसका करंट, ये जो करंट जा रहा है आरएमएस करंट, और इनटू में आर, ऐसा I²R, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा देख लो यहां पे, बताओ। 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का आरएमएस है। ठीक है,
तो यहां पे क्या पावर, कितना पावर लॉस टू रजिस्टर, वो है आई स्क्वायर इंटू में आर। पावर लॉस इन्होंने कितना दिया है 10। करंट कितना हो जाएगा, जो भी वोल्टेज होगा अपॉन में जेड इंटू में स्क्वायर इंटू में आर, ऐसा। ठीक है, वोल्टेज कितना है 10, 100 का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमारा 5 आ चुका था। ठीक है, काटापीटी मचाएंगे तो यहाँ से जेड कितना आता है, जेड आता है √50, है ना, √50। इसका मतलब है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर खुद कितना था, आर खुद कितना था, वो 5 का स्क्वायर, तो एक्सएल भी कितना आ जाएगा, एक्सएल भी अपना 5 ही आ रहा है, 5 ही आएगा, देख लो, 25 + 25 50, तो एक्सएल 5 आ गया। तो ओमेगा इंटू में एल करो, ओमेगा कितना 2 पाई न्यू इंटू में इंडक्टेंस कितना है 10⁻²। अब यार यहाँ से जो है इसके आगे मेरा करने का कोई सॉल्व करने का खास मन है नहीं, लेकिन 500/2 पाई कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना, हर्ट्ज में दी है ना, हर्ट्ज में, बोलो, साइकिल पर सेकंड। अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे देख लेना, जो अपने यहाँ जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की आती है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करती है। एसी में ज्यादातर हम लोग ओमेगा की बात करते हैं, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये कितना आ गया 500/2, हाँ, ये लगभग लगभग जाता है 79.6, मतलब लगभग लगभग 80 हर्ट्ज जाता है। आंसर कौन सा हुआ इसमें, सी आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना ओमेगा अलग है, वो रेडियन पर सेकंड में दिया जाएगा, है ना, रेडियन पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल चोक टेक्स अ करंट ऑफ 8 एम्पियर when connected to an AC source of 100 volt and 50 hertz। ठीक है, आइडियल चोक है। आइडियल चोक का मतलब होता है रेजिस्टेंस बहुत ना के बराबर होता है और इंडक्टेंस बड़ा हाई होता है। ठीक है, A pure resistor, a pure resistor under the same condition takes a current of 10 ampere if two are connected in series, मतलब कि दोनों को हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है। फिर क्या आएगा, इफ टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में, अब याद रखना इसमें अगर आइडियल का वर्जन कर दिया, आइडियल, आइडियल का मतलब होता है एल क्या होता है, एल तो हाई होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है ना के बराबर, आइडियल में ये होता है। तो कहने का मतलब है ये प्योर इंडक्टर की बात कर रहा है। तो प्योर इंडक्टर को अगर एसी सोर्स में लगाया तो इतना आया, तो एक्सएल कितना आया, एक्सएल या करंट कितना आया, V/एक्सएल, क्योंकि प्योर इंडक्टर हो गया ना। तो ये कितना आ जाएगा, खुद सोचो, बताओ, करंट कितना है, करंट है 8 और V कितना है 100/एक्सएल, तो एक्सएल कितना हो गया 25/2 हो गया। कितना कर देंगे 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी, इन्होंने इस फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी शुरू में 50 हर्ट्स, तो ये 50 हर्ट्स हो गया। कितना हो जाएगा, एक्सएल क्या होता है ओमेगा इंटू में एल, तो 2 पाई इंटू में 50 हर्ट्स इंटू में एल, तो यहां से कितना आ जाएगा ये, या इसको एक्सएल को 100/80 लिखा रहने दो, 100/8, 100/8। ठीक है, तो एल कितना आ गया 8 पाई, नीचे का है ना, 1/8 पाई। अब इन्होंने बोला फर्दर अगर हम इस इंडक्टर को किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ठीक है, और प्योर रेजिस्टेंस 10 एम्पेयर लेता है इसी सेम कंडीशन में। तो प्योर रेजिस्टेंस अगर 10 ले रहा है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम आ गया। कैसे निकाला, इसका वोल्टेज ले लो और ये, तो आई कितना V/R करके यहां से R आ जाएगा 10। अब ये सारी वैल्यू में पता चल गई सारी की सारी। अब इसने बोला है कि इसको अगर हम
एक ऐसे एसी सर्किट से कनेक्ट कर दें जिसका कितना है, जिसका 100 वोल्टेज का सप्लाई है और 40 हर्ट्ज का ये है, तो यहाँ पे एक्सेल कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू में एल, ओमेगा कितना 2 पाई इंटू में 40 और इंडक्टेंस कितना है 1/8 पाई, तो ये कितना आ गया 10 ओम आ गया, और आर कितना आ गया, ये भी 10 ओम आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जेड कितना आएगा, तो कोई बता देगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर 10√2। करंट क्या आ जाएगा, V बाय जेड, V कितना 100 है 10√2, काटापीटी मचाओ, तो कितना आ गया 5√2, आंसर आ गया सीधे सीधे। आंसर इज सी। थोड़े बहुत चैलेंजिंग लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे लेवल पे करना भी जरूरी है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा ट्राई जरूर करो। अब इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक तो ये है और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इन्होंने पूछा कि वोल्टेज वोल्टेज वगैरह ये सब क्या आएगा। ठीक है, तो इधर से इसमें जो करंट जाएगा उसको मैं I1 बोल देता हूं, इसमें जो करंट जाएगा उसको मैं I2 बोल देता हूं, इसमें इस वाले को मैं क्या बोल देता हूं, इस वाले को मैं Z1 बोल देता हूं Z1, और इस वाले को मैं Z2 बोल देता हूं Z2। ठीक है, तो Z1 Z1 कितना आएगा, Z1 आएगा, Z1 आएगा, ये देख लो यहाँ पे इन दोनों को लेना है Z1, तो Z1 जो है वो कितना आएगा, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, है ना। फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, फ्रीक्वेंसी इतना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XC क्या हो जाएगा 1/ओमेगा C, 1/100। अच्छा याद रखना रेडियन पर सेकेंड ओमेगा होता है, जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी है ना, न्यू वाली 2 पाई न्यू वाली। कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, तो कितना हो गया, ये 100 आ गया 100 ओम। ये एक्सेल कितना आ जाएगा, एक्सेल ओमेगा एल कितना 100 इंटू में 0.5 कितना 50 ओम, है ना, इस तरीके से। तो Z1 कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर कितना 100√2। एंगल क्या आएगा, ऑब्वियस है, कैपेसिटेंस ये बराबर है तो एंगल -π/4, है ना, नीचे जाता है उसमें। Z2 में क्या आएगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, वो तो 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50√2, और एंगल उसमें +π/4 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, I1 अगर पूछ लें I1, तो I1 क्या जाएगा, सोर्स अपॉन में Z1 कितना 20, Z1 कितना है 100√2, और एंगल -π/4 कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, काटापीटी मचाओ, तो 1/5√2 और एंगल कितना π/4। ठीक है, और I2 कितना हो जाएगा 20/Z2, 20/50√2 π/4 कितना हो जाएगा, काटापीटी मचाओ। थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा √2/10, एंगल कितना π/4। देखिए सही है कि नहीं, हाँ, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 10 तो कट गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, काटापीटी में जाके मल्टीप्लाई करो √2 से, तो 0 0 कट गया, √2, हाँ 2√2, 2√2/10 आ रहा है ना, -π/4 इस तरीके से। अब इन्होंने पूछा करंट थ्रू सर्किट, करंट थ्रू सर्किट ये पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस फिर पूछा है। ये थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगा इसमें, क्योंकि करंट सबसे पहले तो करंट चाहिए इसमें, है ना। अब करंट क्या जाएगा देखना, करंट देख ले कॉपी हो गया कि नहीं, हाँ हो गया है। बताना एक करंट क्या कर रहा है π/4, तो पूरा सर्किट से करंट क्या आ जाएगा वो देखते हैं, बताओ।
रेफरेंस लाइन हो गई। एक करंट जो I1 है, I1 कितना है 2√2/10, ये π/4 एंगल बना रहा है। और दूसरा I2 जो है 2√2/10, ये -π/4 बना रहा है। मतलब इनके बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो जो आई नेट निकलेगा, आई नेट, वो आई नेट इन दोनों का क्या हो जाएगा बताना। आई नेट क्या होगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। I1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/100 प्लस 2√2 का मतलब 4 इंटू में 2/100 का अंडर रूट, कितना हो गया 8 और ये 10, तो ये 1/√10 आ गया। 1/√10 जो कि लगभग लगभग कितना होता है 0.3 के आसपास आता है, 0.3 के आसपास आता है। तो आंसर ए सही हो गया। अब पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस है, कोई एक सही हुआ तो कोई एक गलत हो जाएगा। अब 100 ओम में और 50 ओम में क्या आएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, वो आएगा करंट I1 इंटू में R। I1 करंट कितना आया था, I1 √2/10 इंटू में 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 10√2, 10√2। तो ये तो सही हो गया। 50 वाला चेक करें, 50 वाला इसके अक्रॉस, तो 50 वाले के अक्रॉस बताना कितना आया, वो I2 इंटू में 50 हो गया। I2 कितना है 2√2/10 इंटू में 50, तो कितना आ गया, वो √2 आ रहा है, वो √2 आ रहा है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो मैं खुद ही बोल रहा था ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आया हुआ PYQ जेईई एडवांस का। तो एक क्वेश्चन मैंने डाला है कि लास्ट में कर लेना, जब पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो एक एक क्वेश्चन को दो दो बार रिवाइज कर लो, लास्ट में रिवीजन बढ़ा दो अपना, लास्ट में पहले से ज्यादा रिवाइज करो टॉपिक का। उल्टा होता है यूजली, लोग लास्ट के टॉपिक को कैजुअल वे में क्यों पढ़ते हैं, एक तो पैनिक अटैक आ जाता है, फिर 11th का रिवीजन होता है। तो लास्ट वाले का घर जाके मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।